नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इरिटूडिया के 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, उसका सेट वन हम लोग देखने वाले हैं। सभी सेट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। 100 सेट दिए हुए हैं जिसमें हर सेट में 50 क्वेश्चन है और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते और डिटेल में देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले, बहुत मजा आपको आने वाला है। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को हम लोग जूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रहा है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? यह दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? यानी भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस में जो उग्रवादी नेता थे उसमें कौन, इनमें से कौन सा उग्रवादी नेता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो उग्रवादी नेता कौन है? सबसे पहले ए आप याद रखिएगा, लाल पाल, लाल पाल बाल, लाल बाल पाल, ऐसे याद रखिएगा। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल और बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक। और एक और नाम याद रखिएगा, अरविंद घोष। एक और नाम क्या याद रखना? अरविंद घोष। ये जो चार नेता है, ये चार नेता उग्रवादी नेता के रूप में माने जाते हैं। लेकिन गोविंद रनाडे उदारवादी नेता थे, उग्रवादी नहीं थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में गीता रहस्य पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। और लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? लोकमान्य के नाम से किसे जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को ही जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के पत्रिका निकाले थे अपना, केसरी पत्रिका। किस भाषा में? मराठा भाषा में निकाले थे, मराठी भाषा में, मराठी भाषा में निकाले थे। और एक मराठा पत्रिका निकाले थे जो कि इंग्लिश भाषा में था। किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में इन्होंने मराठा पत्रिका निकाले थे। इन्होंने दो त्योहार भी शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी त्योहार, शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव। शिवाजी शिवाजी और प्लस गणपति, शिवाजी प्लस गणपति महोत्सव, ये दोनों किसके द्वारा शुरू किया गया था? गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जो थे, अच्छा, उग्रवादी नेता का उद्देश्य क्या था? उग्रवादी नेता का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज करना, पूर्ण स्वराज करना, पूर्ण स्वराज करना उग्रवादी नेता का उद्देश्य था। उग्रवादियों का जो है वो वर्चस्व कांग्रेस में कब से कब तक रहा? तो 1905 से 1915 तक वर्चस्व रहा। उग्रवादियों नेता का 1905 से 1915 तक वर्चस्व रहा। ठीक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखा गया था। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? उसका जो परिणाम था बाद में घातक सिद्ध हुआ, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए हुआ क्या था, 1909 में आपको पता है मार्ले मिंटो सुधार आया था। कौन सा आया था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसी में मुसलमानों के लिए क्या दिया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन इसी में मुसलमानों को दिया गया, लेकिन यह कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जो मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था, इसी को लेकर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि पाकिस्तान बनने की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी, अंग्रेजों के द्वारा, कांग्रेस को द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण। लेकिन ये कांग्रेस से नहीं था। लेकिन लखनऊ समझौता जो हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भी मुसलमानों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के कारण, इसको मान लिया और स्वीकार कर लिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर कांग्रेस नहीं मानता तो ये अच्छा रूप से लागू नहीं होता और आगे चल के पाकिस्तान बनना और मुश्किल हो सकता था। नेक्स्ट हम लोग देखें, अच्छा, 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, या लॉर्ड लिथगो के काल में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको कब चालू किया गया था? 1940 चालू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए,
प्रथम सत्याग्रही थे इसके आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। सेकंड जो द्वितीय सत्याग्रही थे इसके कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके द्वितीय सत्याग्रही थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। तृतीय सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त थे, इसके तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित इतना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी, वह थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बोर्ड साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक सही कथन पूछ रहा है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, नहीं, ये गलत बात है। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था, नहीं, ये भी गलत बात है। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका पूरा स्टोरी हम बताते हैं। हुआ क्या था 1919 में मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मोंटेगो, यहाँ पे सीधा हम एम और सी लिख देते हैं और एक्ट लिख देते हैं। मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार यानी अधिनियम आया था जो भारत में लागू कर दिया गया था। इसी के रिपोर्ट को जांच करने के लिए, यानी मोंटेगो जो चेम्सफोर्ड अधिनियम है भारत में पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, इसी के लिए साइमन कमीशन को बनाने की बात की गई थी नवंबर 1927 में। और इसका गठन हुआ था इसका गठन 1928 में, मार्च में गठन हुआ था, नवंबर 1927 में इस पे बात की गई थी। लेकिन जब इसका गठन हो गया 1928 में, तो इसका बहुत बड़े लेवल पे भारत में विरोध हुआ, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भारत में विरोध हुआ, जिसके कारण ये लागू नहीं हो पाया। और इसी के विरोध में एक नारा दिया गया था, साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ का नारा साइमन कमीशन के लिए ही दिया गया था। इसमें क्या कितने लोग थे, 7 लोग थे, जो सातों अंग्रेज थे इसमें साइमन कमीशन में, ओके। और इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, विरोध कौन कर रहे थे, लाहौर में। लाहौर में कौन विरोध कर रहे थे, लाहौर में विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, लाजपत राय कर रहे थे। और इन्हीं के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा लाठी चलाया गया था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के द्वारा नारा दिया गया था कि मेरे पीठ पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के लिए कील की तरह साबित होगी। नारा किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, किस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते थे, तो लिबरल पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये ब्रिटेन में सांसद कब से कब तक रहे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद कब से कब तक रहे, तो यह रहे 1892 से 1895 के बीच, या वहां पे सांसद बन के रहे। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं, ठीक है। इनको एक भारत का अनौपचारिक, माफ कीजिएगा अनौपचारिक होगा, अनौपचारिक, भारत का अनौपचारिक राजदूत के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। भारत की धन निकासी पुस्तक भी किसके द्वारा लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के बारे में। अच्छा, दादा भाई नौरोजी जो थे 1892 से 95 तक तो रहे थे, ये ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एक रहे थे 1886 में, दूसरा रहे थे 1893 में, और तीसरा रहे थे 1906 में। कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 3 बार, टोटल 3 बार, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, केंद्र सरकार के द्वारा इन पे 3 बार डाक टिकट भी जारी किया गया था। एक बार डाक टिकट जारी किया गया था 1963 में, एक बार डाक टिकट जारी किया गया था 1997 में, फिर 2017 में। 3 बार डाक टिकट भी इनके द्वारा जारी किया जा चुका, इनके नाम से इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं है दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। नेक्स्ट है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। हुनों का जो आक्रमण हुआ था, हुन कहाँ के रहने वाले थे, या मध्य एशिया के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। और मैं मध्य, यहाँ पे थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है, थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है कभी, हाँ चलिए हो गया। मध्य एशिया के रहने वाले थे। और मध्य एशिया में एक भारत में कैसे आए थे, तो खैबर दारा से आए थे। कौन, खैबर दारा कहाँ स्थित है, अब वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है खैबर दारा। और यह हुनो जो थे, यह खैबर दारा से भारत में आक्रमण किए थे, और स्कंद गुप्त के समय आक्रमण किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
स्कंदगुप्त किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य का दो और नाम है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त इनका एक नाम है, और एक नाम है कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य किनका नाम है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य का नाम है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अच्छा, चाणक्य किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे या किस विश्वविद्यालय से पढ़े थे? पढ़े थे भी और प्रोफेसर भी थे। किस तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, और यह भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और यह किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु 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 और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हर बुक में आपको नहीं मिलेगा। सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, इसमें और कुछ बताने वाला है नहीं। समुद्रगुप्त जो थे यह बहुत महान शासक थे। समुद्रगुप्त माना जाता है कि कभी किसी लड़ाई में हारे नहीं थे, और ये भी बोला जाता है कि इनका जो घोड़ा था 3 समुद्र का पानी पीता था, क्योंकि ये नीचे जो साउथ इंडिया है इसको इस तरफ से भी पूरा जीत लिए थे। इधर भी इनका शासक था और इधर भी इन्हीं का राज था, यानी 3 समुद्र का पानी इनका घोड़ा पीते थे। इस टाइप से इनका माना जाता है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, और ये बीना बजाना इनको काफी पसंद था, क्योंकि जो समुद्रगुप्त के समय के सिक्के मिले हैं उन पे बीना बजाते हुए इनका देखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो भी फैक्ट होगा रिलेटेड गुप्त वंश से हम लोग आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें देख लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे पुलकेशिन द्वितीय से? देखिए एहोल अभिलेख कहाँ, एहोल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? वर्तमान के कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, एहोल। और चालुक्य ये पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? चालुक्य वंश से संबंधित है। चालुक्य वंश से, और चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ था? अब एहोल में था। और एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के जो युद्ध का विजय है इसके बारे में बताया गया, और इसी एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। किसके तट पे? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। किससे पता चलता है? तो वह पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख से पता चलता है पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बाकी स्कंदगुप्त से रिलेटेड अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद में संग्रहित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लायक नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? जो महावस्तु है यह महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत इसमें बताया गया, और इसका किस शाखा से संबंध है? तो महायान से। आपको पता है बौद्ध धर्म आगे चल के 2 भाग में बट गया था, महायान और हीनयान में बट गया था। तो ये जो महावस्तु है यह महायान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट महात्मा बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 483, माफ कीजिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा लुम्बिनी नेपाल में। लेकिन मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, कुशीनगर में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट। महात्मा बुद्ध जो थे ये कब किस उम्र में घर को छोड़ दिए थे? 29 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिए थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ अभी बनारस में पड़ता है, जो बनारस से थोड़ा सा पहले पड़ता है। और यह कहाँ? उत्तर प्रदेश में, सारनाथ में। सारनाथ में दिए थे यहाँ पे महात्मा बुद्ध पहला उपदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनसे क्या फैक्ट बन सकता है? ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो था ये किस वंश से संबंधित है? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो यह शाक्य वंश से संबंधित है। शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, शाक्य वंश से संबंधित है। और जीवन से जुड़ा हुआ एक और स्थल है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो वह कौशल है। कौन सा है? कौशल है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, इतना फैक्ट काफी है। बाकी जो इनका जो संगीति हुआ था, बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था। ठीक है, तो उस संगीति के बारे में हम लोग देखेंगे आगे, कभी आएगा क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो आगे आएगा ही, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था?
अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था, मतलब पूजा करने के लिए जो भवन बनाया गया था, इसका इबादत खाना नाम है। इबादत मतलब क्या होता है? दुआ करना, पूजा करना। तो इसी को हम लोग इबादत खाना के नाम से अकबर द्वारा जो बनाया गया था पूजा घर यानी उपासना भवन, ठीक है, तो उसको इबादत खाना नाम देगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दीवान ए खास, देखिए दीवान ए खास ये क्या है? तो जो दीवान ए खास है यह एक सभा भवन था, ठीक है, सभा भवन जिसमें राजा और मंत्री बैठ के डिस्कस करते थे, कुछ जो फेमस लोग थे उनको भी बुला के डिस्कस करते थे। तो दीवान ए खास जो है वो दो जगह बनाया गया था, एक बनाया था लाल किला में और एक बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। एक बनाया था फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था दीवान ए खास। ए बनाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। लाल किला में जो बनाया गया था यह बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और इसी में शाहजहां को 7 साल तक जेल इसी में बंद करके रखा था औरंगजेब। उसके बाद राजा बन गया था औरंगजेब, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। इबादत खाना कब बनाया गया था? 1575 में बनाया गया था अकबर के द्वारा इबादत खाना। दिन ए इलाही धर्म किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अकबर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? यह अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अकबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी को हुआ था, वैलेंटाइन डे के दिन 1556 में हुआ था। लेकिन देख लीजिए क्या हुआ, 1556 में तो वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, लेकिन 1556 में कौन सा युद्ध चल रहा था? पानीपत का द्वितीय युद्ध चल रहा था। कौन? पानीपत का सेकेंड, पानीपत का द्वितीय युद्ध चल रहा था। पानीपत का जो सेकेंड युद्ध चल रहा था, पानीपत का सेकेंड युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये हो गया। और अकबर से रिलेटेड कितने 13 वर्ष की उम्र में यह शासक बना था और बैरम खां के संरक्षण में यह शासक बना था। और कितने साल तक बैरम खां के संरक्षण में रहा? 4 वर्ष तक यह बैरम खां के संरक्षण में रहा था। कौन? अकबर। नेक्स्ट अकबर से रिलेटेड और फैक्ट, दीन ए इलाही धर्म किसने स्टार्ट किया था? दीन ए इलाही धर्म इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, अकबर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जिसको हम लोग जिसको ईश्वर के धर्म के नाम से भी जाना जाता है। मुगल वंश का तीसरा शासक था अकबर। मुगल वंश का कौन सा क्रम के शासक था? तीसरा शासक था अकबर मुगल वंश का। बीरबल भी इसी के दरबार में रहते थे। बाबर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बाबर क्या था? तो बाबर जो था वो, बाबर कौन था? बाबर जो हुआ था मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था मुगल वंश का संस्थापक, ठीक है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं कौन था? तो हुमायूं शासक बना था। और 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच क्या हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसके बाद हुमायूं भाग गया था। और उधर भाग कर गया तब जाकर वहां पे अकबर का जन्म हुआ था। तो सेकेंड शासक मुगल वंश का कौन था? हुमायूं हो गया। और फोर्थ शासक कौन था? जहांगीर था। जहांगीर के बाद कौन शासक बना था? शाहजहां बना था। शाहजहां के बाद औरंगजेब बना था। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से मुगल काल का पतन होना स्टार्ट हो चुका था। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। चित्रकला का जो युग किसके काल को माना जाता है? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का युग माना जाता है। चित्रकला का युग माना जाता है, ठीक है, चित्रकला का युग माना जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। और हजारबाग इसी को नाम से जानता है, हजारबाग में स्थित है हुमायूं का मकबरा। और मुगलों का मकबरा किसके नाम से जाना जाता है? हुमायूं का ही मकबरा को मुगलों के मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। न्यू कैसल पोर्ट, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। दुनिया में सबसे ज्यादा परवाल भीति कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है परवाल भीति। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी मेंबर है। क्वाड एक सदस्य है। क्वाड में 4 देश आते हैं। कितने देश है? 4 देश है, जिसमें यूएस है, इंडिया है और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और क्वाड के द्वारा एक युद्ध अभ्यास होता है जिसको मालाबार युद्ध अभ्यास के नाम से भी जानते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास के नाम से भी जानते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास किसके द्वारा होता है? क्वाड के द्वारा होता है। मालाबार तट जो है यह भारत का, ये जो केरल वाला तट है इसको हम लोग मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। अभी वीडियो बनाने में हमको बहुत मजा आ रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो देखने में और इस टाइप का वीडियो आगे चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? थोड़ा सा हम फास्ट है क्योंकि 50 क्वेश्चन और सबका डिटेल है। आगे चल के डिटेल थोड़ा कम कर देंगे। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है, जब आपको सब नॉलेज हो जाएगा तब। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है, इसको देख लेते हैं। जैसे ए देखिए, ए क्या है? ए पृथ्वी है हमारा, और ए जो है इसके बीच का ए पार्ट है, थोड़ा सा अच्छा से नहीं बन पाया, बस आप समझ लीजिए। ये विषुवत रेखा है। तो देशांतर रेखाएं ऐसे होती है ऊपर से नीचे। तो देशांतर रेखाएं ऐसे आएगा, जैसे जैसे देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा के पास बढ़ते जाएगा, इसका क्या होगा? विषुवत रेखा पे इसके बीच के जो दूरी है वह ज्यादा होती जाएगी। देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी ये से यहाँ पे ये बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं इसके बीच की दूरी यह जो है
देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। सही अनुक्रम है नालामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नालाई पहाड़ियां, इसका सही क्रम है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये सभी साउथ में ही स्थित है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। और यहीं से इधर से पश्चिम की तरफ से आके पश्चिमी घाट और पूरब से तरफ से आकर पूर्वी घाट यहीं पे कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में ही मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पे ही पहला बायो रिजर्व है भारत का, और भारत में टोटल अभी वर्तमान में 18 बायो रिजर्व है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? वह कौन सी नदी है? कोसी नदी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिहार का शोक, बिहार का शोक बोलिए या बिहार का अभिशाप बोलिए, बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप बोलिए। कोसी नदी को कहाँ से निकलता है? तो यह सप्तकोश, इसका दूसरा नाम सप्तकोशिया गुरु गोसाई, कहाँ से निकलता है? गुरु गोसाई नेपाल से, इस गुरु गोसाई पहाड़ी से यह कोसी नदी निकलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक बोलते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। कोसी नदी किस गंगा नदी का सहायक नदी है? गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, महानदी भी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो वह जो है लेटेराइट मृदा अनुर्वरक हो जाती है लोहे का मात्रा अधिक होने के कारण। लोहा का सिंबल क्या होता है? Fe होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है लोहा का, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। लोहा का Fe होता है, Fe इसका सिंबल होता है लोहा का, जिसको हम लोग ग्रीक भाषा में फेरम के नाम से जानते हैं, FeRRUM फेरम के नाम से जानते हैं। चलिए जलोढ़ मृदि क्या होता है? नवीनतम मृदि को जलोढ़ मृदि बोलते हैं, नवीनतम मृदि। जैसे एक कोई नदी है और नदी के द्वारा बाढ़ आने पे क्या होता है? जो भी जैव पदार्थ है आके इस पे मिट्टी पे आके इसको ढक देता है, यानी जल के द्वारा ये ओढ़ा दिया जाता है, जो भोजपुरी में आप समझ सकते हैं, तो इसको जलोढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये नवीनतम मृदा को जलोढ़ मृदा बोलते हैं, ये काफी उपजाऊ होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, बिल्कुल सही बात है। यह एक कण प्रकृति होता है, ये भी सही है। और ये प्रकाश कण प्रकृति की तरह होता है, किसके द्वारा बताया गया था? हाइजेनबर्ग, एक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा बताया गया था हाइजेनबर्ग के बारे में, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है, यह ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रकाश का चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए, और जो प्रकाश है उस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? 800 सेकंड लगता है, ठीक। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है बायोगैस संयंत्र में। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग के ऊपर नीचे की ओर आने वाला परमाणु के आकार क्या होता है? वर्ग में पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, पीरियोडिक टेबल में अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे बात किया जा रहा है और ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही होता है पीरियोडिक टेबल। और इसमें जब आप ऊपर से नीचे आइएगा तो आपका क्या बढ़ेगा? तो परमाणु संख्या बढ़ेगा। क्या है? परमाणु संख्या बढ़ेगा, ठीक है, परमाणु संख्या बढ़ेगा। परमाणु संख्या बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा, यानी प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगा। और जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु का साइज भी बढ़ेगा, यानी क्या होता है? परमाणु का आकार क्या होगा? आकार, परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, परमाणु का त्रिज्या भी बढ़ेगा। क्या बनेगा? परमाणु का त्रिज्या, परमाणु का व्यास, सब चीज बढ़ते जाएगा। लेकिन एक चीज घटेगा, अगर वो धातु होगा तो उसका धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। उसका धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा, उसका धात्विक गुण घटेगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण धूलकण के कारण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसमें वातावरण में जो भी धूलकण होता है उसपे प्रकाश पड़ के टकराता है और वह विसरण होता है, तो इसको हम लोग धूलकण बोलते जो होता है। तो इसलिए वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है? धूलकण के कारण होता है। नेक्स्ट है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व की एक यौगिक है? सर्प विषरोधी जो सुई होता है यह स्वर्ण यौगिक का होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण यानी सोना, इसका सिंबल क्या होता है? एयू होता है, जिसको हम लोग ग्रीक भाषा में औरस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, चांदी का क्या होता है? एजी होता है, जिसको हम लोग अर्जेंटम बोलते हैं ग्रीक भाषा में। आयोडीन का क्या होता है? आई होता है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है, जिससे थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है।
ओके। और व्हाइट, एक चीज आप बताइए, क्वेश्चन, व्हाइट गोल्ड किसको जानते हैं? व्हाइट गोल्ड किसको जानते हैं? प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। प्लेटिनम, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है? दाब यानी प्रेशर का बीमीय सूत्र होता है एम एल माइनस टी टू दी पावर माइनस वन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दाब यानी प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाई ए एरिया, फोर्स बाई एरिया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, फोर्स का फॉर्मूला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैव, जैव, अच्छा, जो होता है वह एसिलेरेशन का क्या होता है? एसिलेरेशन, एसिलेरेशन का आता है यूनिट, एसिलेरेशन का मात्रक आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैव शैव क्या है? जल, जैव शैल क्या है? जैव शैल किसको बोलते हैं? कोयला को बोलते हैं, जैव शैल कोयला को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक हाल ही में लक्ष्य रखा गया था भारत के द्वारा 2025 तक भारत के द्वारा लक्ष्य रखा गया था। करंट का क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं कि लक्ष्य रखा गया था भारत के द्वारा कि इसमें क्या किया जाएगा? 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, लेकिन ये लक्ष्य 2023 में ही पूरा कर लिया गया। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एलपीजी, एलपीजी में कौन कौन सा गैस होता है? ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट है यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यादाश्त का संबंध जो है और मस्तिष्क के सेरेब्रम से। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सेरेब्रम से। नेक्स्ट है बाकी सब मस्तिष्क का ही पार्ट है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड भी, ये भी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मस्तिष्क को क्या करता है? सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड भी कभी कभी दिमाग की तरह ही काम कर लेता है। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जैसे आपके हाथ पे नॉर्मली कोई चींटी काटा तो आप नॉर्मली आप आपके दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड बता दिया। स्पाइनल कॉर्ड का यही काम है कि आपके शरीर पे कहाँ क्या हो रहा है ये दिमाग को सूचना देना। तो दिमाग जैसे आपके हाथ पे चींटी काटा, दिमाग को ये सूचना दे दिया कि देखो दिमाग भाई यहाँ पे चींटी काट रहा है, दिमाग आपके हाथ को दौड़ेगा कि जा बेटा उसको चींटी को हटा दे, वो काटने वाला है, ठीक है। ऐसे होता है, ये पूरा प्रोसेस है स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग और पूरा बॉडी का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और अचानक से आपके सामने शेर आ जाए, या अचानक से आपके सामने सांप आ जाए, तो बिना सोचे समझे आप भागने लगते हो। तो इस जगह पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, इस जगह पे आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करता है और वहीं आपको डायरेक्ट आपको भगाना स्टार्ट कर देता है। यानी जब दिमाग जहाँ बिजी रहता है, काम नहीं कर पाता है, या दिमाग की सूचना भेजेगा लेट होगा, उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड आपको भागने के लिए रेडी कर देता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी कभी कभी दिमाग की तरह काम करता है, फैक्ट आप याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस के बारे में बताते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है दिमाग का ही एक पार्ट होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है जो हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथि है, सबके ग्रंथि का बाप यानी मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। लेकिन इसका भी एक मास्टर है जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ, इसको प्यार से लिखते हैं, बहुत बड़ा बात है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। किसको? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये आपको शायद ही कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है, वो कौन सी है? आर्कियो रेप्टिस है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्कियोपेरिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व पूछे तो O2 है, अगर वही पूछेगा सर्वाधिक पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, तो वह H2O है। हाइड्रोजन का इसमें दो मॉलिक्यूल होता है और एक किसका? ऑक्सीजन का होता है H2O। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 16 होता है। लेकिन जब O2 के फॉर्म में रहे तो O2 का क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट, ठीक है। चलिए, और 8 इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर। आता है एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है परमाणु संख्या से। इस नंबर है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर को किस श्रेणी में लगाया जाता है? परिपथ में समानांतर श्रेणी में लगाया जाता है, समानांतर श्रेणी में लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप बोलिएगा तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराते आ जाएंगे, जो क्वेश्चन है आएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बता के चल जाएंगे, या ऐसे डिटेल में आप देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। 31 नंबर है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार जो है इसका निलंबन केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो दो मौलिक अधिकार है 21 अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को ये निलंबित नहीं किया जाएगा, कितना भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो आपातकाल, सबसे पहले आपातकाल कब लगा था? 1962 में लगा था, जब
1962 में लगा था। कब? जब भारत चीन का युद्ध हुआ था। फिर 1965 में लगा था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। फिर 1971 में लगा था। फिर 1971 में लगा था तब भारत बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, तब आपातकाल। ठीक है, फिर उसके बाद 1978 में भी लगाया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के कारण लगा था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो यह 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सबसे पुराना जो संसदीय समिति समिति है या प्राक्कलन समिति है। ठीक, चलिए अच्छा, राष्ट्रपति दो के बीच, मतलब अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, और जो संसद होता है किस अनुच्छेद में है? संसद जो है, संसद किस अनुच्छेद में है? संसद जो है अनुच्छेद 79 में है। अरे यार पेन काम नहीं कर, अनुच्छेद 79 में। लोकसभा किस में है? लोकसभा अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 81 में है। ओके, ये सब भी फैक्ट आप याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति हैं यह संयुक्त बैठक बुलाते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 101 के तहत। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाए जाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके करते हैं? कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए अच्छा, संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जाता है? जब किसी प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाए, तो दोनों में से किसी का भी बात नहीं माना जाता है, दोनों के बीच मतभेद हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो संसद के अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा चलिए, अभी वर्तमान में गणेश गणेश चतुर्थी के दिन, कब? गणेश चतुर्थी के दिन नया नया जो संसद भवन है उसमें अब हमारे जो सांसद है वो उसमें बैठना स्टार्ट कर देंगे। और जो पुराना संसद भवन है उसका नाम क्या रखा जाएगा? क्या क्या रहेगा? संविधान भवन। क्या नाम रखा जाएगा? संविधान भवन। ये जस्ट 18 सितंबर का करंट अफेयर है, आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो पुराना संसद भवन है उसका नाम क्या रख दिया गया? संसद भवन। उसका संविधान भवन के नाम से उसको पुकारा जाएगा। किसके द्वारा ये बोला गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बोला गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन बोला है, संविधान भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर हम लोग मौलिक अधिकार का बात किए हैं, लेकिन बता दें यहाँ पे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया, फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार में और सारा फैक्ट बताना बाकी है, जो आगे वीडियो में आएगा तो हम बता देंगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो संविधान के 20वें भाग में उल्लेख किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, संविधान संशोधन। और पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था, और इसी के तहत नौवीं अनुसूची जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? नौवीं अनुसूची जोड़ा गया था। और कितने संविधान में कितने भाग है? टोटल 22 भाग है हमारे संविधान में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, भाषाओं का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 8 में है भाषाओं का उल्लेख, यानी ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा। चलिए, दल बदल निरोध अधिनियम किसमें है? बदल और निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का 2 और बी का 1 केवल इसी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसा ही बनाना है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि 71वां संविधान संशोधन से क्या लगाया गया? 11वीं जो अनुसूची है जिसमें नगर पालिका की बात की गई है, 11वीं अनुसूची जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड किया गया था। और जो 12वीं अनुसूची भी जो ऐड किया गया था, यह 73वें संविधान संशोधन के तहत ही ऐड किया गया था। भूमि सुधार एवं अच्छा 74वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम यह 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, जो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत ऐड कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं तो शायद मिस्टेक हो जा रहा है, लेकिन जहां भी मिस्टेक होगा आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हमको मिस्टेक होगा तो हम उसी टाइम सुधार दिया करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम कमेंट में पिन कर देंगे। 1833 से चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के टाइम ही 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, जो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी औषधि, अच्छा ये जो लॉर्ड मैकाले थे, इन्हीं के समय लॉर्ड मैकाले जो थे, इनके समय वायसराय, उनके समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, इनमें से कौन सा क्रांति जो है वह प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, किसके उत्पादन से, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स और जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो वह संस्थान है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड प्लस वर्ल्ड बैंक को हम लोग जानते हैं ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से, ठीक है, इसको जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है, दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में दोनों का हेड क्वार्टर है। ठीक है, और दोनों का स्थापना कब किया गया था, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, दोनों का स्थापना एक साथ हुआ, आप हमको हिंट्स, हम आपको हिंट्स दे दे रहे हैं, अब आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 का इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था किस अधिनियम के तहत, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका स्थापना किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, कौन है, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर है, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था, तो वह बी डी सावरकर का था, हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, इनका जो विचार था बी डी सावरकर के था। 1857 की क्रांति पे बी डी सावरकर के द्वारा एक बुक लिखा गया था, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, एक किसके द्वारा लिखा गया था, प्रथम क्रांति या प्रथम संग्राम, ये दोनों आप बोल सकते हैं, तो बी डी सावरकर द्वारा ही लिखा गया था। मित्र मेला का गठन किसके द्वारा किया गया था, मित्र मेला का गठन बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था, और बीपीएससी में एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, मित्र मेला वाला। और एक और चीज आपको बता दें, अभिनव भारत का भी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था, अभिनव भारत का भी स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, बी डी सावरकर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारत में आयकर है, भारत में आयकर क्या है, तो भारत में एक प्रत्यक्ष आयकर है, ठीक है, और प्रगतिशील आयकर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ये क्वेश्चन बताते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये आप बताइएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले डिसाइड किया गया था कि अमरावती होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल 2 महीने पहले इसको चेंज कर दिया गया और बोला गया कि नहीं भाई साहब, जो होगा वह विशाखापत्तनम में होगा, विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश की राजधानी होगा, ये आपको बता दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केरल का भी कौन सा लोक नृत्य है, तो केरल का 2 लोक नृत्य, एक है कथकली, ठीक है, एक है कथकली, कथकली प्लस मोहिनी अट्टम, और मोहिनी अट्टम है कहाँ का है, मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखम्ब से है, और मलखम्ब कहाँ, महाराष्ट्र में खेला जाता है। निपख आंदोलन का प्रणेता कौन थे, निपख आंदोलन का प्रणेता दादू दयाल थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्राक्मा, द्राक्मा सिक्का किसने चलाया था, द्राक्मा सिक्का जो यह चलाया गया था ग्रीक के द्वारा चलाया गया था। अच्छा, अभी इंडिया और भारत में जो लड़ाई चल रहा है, भाई साहब 80% लोग बोले हैं ना कि इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, अरे भाई ऐसा नहीं है, इंडिया जो शब्द है वह ग्रीक के द्वारा दिया गया था, इंडिया शब्द ग्रीक के द्वारा दिया गया था, लेकिन अंग्रेज इसको हाईलाइट कर दिए थे। ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, बाढ़, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको खादर बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको हम लोग थर्मोक्लाइन बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करें क्योंकि ना बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड दंड जो है किससे संबंधित है, बैंकिंग बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित है बेसल मापदंड। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अर्नाल्ड टाइमरी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ वन लीनियर भी दिया हुआ है सभी सेट में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, नर्मदा घाटी पे मिला था। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, दमदमा से मिले हैं।
गर्त आवाज के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम से प्राप्त हुए। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्जहोम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा और लोथल से ही प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा अनागार, सबसे बड़ा सभागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन हड़प्पा से मिला है। शवों को जलाने के प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो से मिला है। तीन मुख वाले देवता का मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली से मिला है। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा 3 भाग में विभक्त है, एकमात्र ऐसा हड़प्पा स्थल है 3 भाग में विभक्त है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण पत्र प्राप्त है, धौलावीरा से ही प्राप्त है। नेक्स्ट है, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा है, ऊपर हम बताई दिए। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार पर कहाँ से हुआ है? तो वह पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ, जौ है, इसको यौ भी बोलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तांबा है, ठीक है, तांबा है सबसे पहले। अगर तांबा ऑप्शन में नहीं रहे तो अगर कांसा रहे तो कांसा भी मार सकते हैं, ठीक है। कांसा में देखिए, कांसा में क्या है, यहाँ भी फैक्ट बता ही देते हैं। कांसा में क्या होता है? कांसा में जो तांबा होता है वह तांबा होता है कितने प्रतिशत? 90% तांबा होता है। और टीन जो होता है वो 10% होता है, यही याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुरकोटदा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के संयुक्त जुड़वा राजधानी कौन था? पिगड़ था। तो ये सेट 1 कंप्लीट हुआ और इसका यही लिखा हुआ पीडीएफ हम आपको दे देंगे। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, अगर ऐसे आप पूरा इस 50 जो 100 सेट है, सभी 100 सेट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो में कहाँ कैसे इंप्रूव करना चाहिए, अगर हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं, कम एक्सप्लेन करना चाहिए, कैसे क्या और इंप्रूव करना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।